हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और हमेशा की तरह आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। आइए तो इस वीडियो में हम पढ़ते हैं वर्ब लेसन नंबर 4। और इस वर्ब लेसन नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि इस वीडियो में इस लेसन नंबर 4 में क्या पढ़ने वाले हैं। इस लेसन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स मतलब मोस्टली इनको हेल्पिंग वर्ब्स बोला जाता है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, कितने तरह की होती हैं, मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं आपके सामने अपने इसके प्रीवियस लेसन्स में वर्ब के। चलो आगे देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती हैं, ऑक्सिलरी वर्ब कितने तरह की होती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब हमारी तीन तरह की होती हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। मोस्टली दो तरह की बताया जाता है। और ये जो मार्जिनल में मैंने रखा है ना, इसको मॉडल ही बताया जाता है, लेकिन मॉडल कभी भी मेन वर्ब नहीं हो सकता। लेकिन ये वाली जो वर्ब है ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया। तो आगे चल के पढ़ते हैं। अब क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब किस तरीके से काम करती हैं, इनके क्या क्या यूजेस होते हैं, मॉडल्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, और मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के क्या क्या यूजेस होते हैं, वो हम एक छोटे से सिंपल से अच्छे से प्यारे से फिल्मी एग्जांपल से सीखेंगे। जैसे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती है ना, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का काम करती हैं। और मोडल जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, कभी मेन वर्ब नहीं हो सकता। और मार्जिनल जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है, और मोडल तो मेन वर्ब नहीं हो सकता, इसीलिए मोडल से इसको अलग कर दिया मैंने। तो अभी देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने पिक्चरें तो देखी होंगी, बहुत पिक्चरें देखते हो, मूवीज बहुत देखते हो। मूवीज में एक कैरेक्टर आपने देखा होगा, ये आपने इस एक्टर का नाम जानते हो, इसको इनका नाम है राजकुमार राव। बहुत सारी मूवीज में ये एज अ लीड रोल भी होता है और एज अ हेल्पिंग वर्ब मतलब एज अ सपोर्टिंग रोल भी होते हैं। जैसे हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस में किसी मेन वर्ब को सपोर्ट करती है, उसी तरीके से इन्होंने सपोर्टिंग रोल भी निभाया है। और एज अ मेन लीड रोल भी, एज अ मेन वर्ब भी ये यूज हुए हैं काफी सारी मूवीज में, काफी सारी मूवीज में काम किए हैं। और अगर मॉडल्स की बात करूं तो हमेशा सपोर्टिंग रोल में आते हैं या हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, इन दो कैरेक्टर्स की तरह, जैसे हमारे राजपाल यादव और ब्रह्मानंदम जी। और अगर जो मार्जिनल्स की बात करूं, वो थोड़े से प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से अलग होते हैं। जैसे कि ये वो हेल्प मेन रोल में भी आते हैं और सपोर्टिंग रोल में भी आते हैं, मतलब मेन वर्ब का भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल से। और मेनली चलो ये तो थोड़ी सी फिल्मी बात हो गई। अब मैं बात करता हूं मेन। अगर जो मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करूं, तो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब जो है, ये तीन वर्ड जो है हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और इनसे जुड़े हुए जितने भी हमारे वर्ड्स हैं वो सारे क्या हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। जैसे अगर हैव की बात करूं, तो हैव, हैड, हैज, हैविंग, हैव्स, ये सारे के सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और डू, डिड, डन, डज, डूइंग, ये सभी क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, ये सभी क्या होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। मतलब हैव, डू और बी के जितने भी फॉर्म्स होते हैं वो हमारे प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आते हैं। सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है, कि इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपके एग्जाम में आती क्या है, किस तरीके से इनके यूज किए जाते हैं, कहां कहां ये यूज होते हैं, वो सारी बातें हमें सीखना जरूरी है। अब देखो यहां पर आपने एक वर्ड देखा होगा हैव्स। क्या मैंने ऐसे ही लिख दिया है, सच में होता है? जैसे डू का डज होता है ना, जैसे हमारा डू का डज होता है, ऐसे हैव का हैव्स भी होता है। अब ये हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, क्या होता है वो हम आने वाले अभी कुछ टाइम में 2 4 10 मिनट में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को, हैव को डीपली पढ़ लेते हैं। और डीपली पढ़ेंगे तो हम पहले देखेंगे कि हैव की हमारी कितनी फॉर्म है। देखो हैव की फर्स्ट फॉर्म तो हैव हो गई, सेकंड फॉर्म हैड हो गई, और तीसरी फॉर्म भी क्या हो गई, हैड हो गई। अब इसकी एक फॉर्म हैज भी है, ये रही। अब इसकी एक फॉर्म हैज भी है, हैविंग भी है, और हैव्स भी है। अब हैविंग जो है वो हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब होता है? अगर वो मेन वर्ब होता है तो इसका क्या मीनिंग होता है, और कब ये मेन वर्ब नहीं होता है, कब ये मेन वर्ब होता है, कब ये हेल्पिंग वर्ब होता है, कब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, और इनसे एग्जाम में किस तरीके की प्रॉब्लम पूछी जाती है। जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है, और ये जब ये मेन वर्ब होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है। ऐसी हैव्स क्या होता है, क्या हैव्स होता भी है या फिर नहीं होता है, या मैंने वैसे ही लिख दिया। होता तो है, और इसके क्या यूजेस होते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं।
तो अभी क्या है, अगर जो मैं हैव को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करूं, मैंने अभी क्या कहा कि हैव जो है एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है, और हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब भी होता है। मतलब ये सपोर्टिंग रोल में भी आता है और लीड रोल में भी आता है। अब जब ये हेल्पिंग वर्ब होता है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सब्जेक्ट के बाद जब भी यूज होगा, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखा जाएगा, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब हो गई, और हेल्पिंग वर्ब में अगर जो हैव आ गया, या फिर हैड आ गया, या फिर हैज आ गया, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगा ना, क्या आएगा, मेन वर्ब आएगा, उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड जब भी हमारा सब्जेक्ट के बाद यूज होगा एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एज अ हैव, हैड, हैज, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा ना, तो इसके बाद जो मेन वर्ब आने वाली है वो क्या होगी, हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा और इससे किस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। और हैज, हैव, हैड जिस भी सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो सेंटेंस परफेक्ट टेंस में माने जाते हैं। किसमें माने जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या पास्ट परफेक्ट टेंस में। क्लियर है। अभी वो आगे चल के बात करते हैं कि किस तरीके से, और टेंसेस में तो इनको डीपली हम पढ़ने ही वाले हैं कि हैज, हैव से किस तरह की फीलिंग वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं। और अभी मैं सिर्फ इतना पढ़ाऊंगा कि किस तरह की प्रॉब्लम्स डायरेक्टली इनसे आते हैं, इनके मीनिंग क्या होते हैं। अब ये तो हो गए इनके हेल्पिंग वर्ब होने की बात। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो इनके साथ मेन वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म में आता है। अब अगर जो मैं बोलूं कि अगर जो हैव मेन वर्ब है, अगर जो हैव हमारा मेन वर्ब है, तो इसका यूज कैसे होगा। अगर जो हैव हमारा मेन वर्ब है, तो इसका दो तरीके से यूज होता है। कितने तरीके से, दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, यूज होता है टू शो पोजेशन, पोजेशन दिखाने के लिए यूज होता है। टू शो पोजेशन मतलब अधिकार दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए यूज होता है, अधिकार दिखाने के लिए। क्लियर है। हैव हमेशा जब एज अ मेन वर्ब यूज होगा, तो ये क्या दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए यूज होगा, या फिर ये यूज होगा एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ, एज द सब्स्टिट्यूट ऑफ, किसके सब्स्टिट्यूट पे, ये यूज होगा टेक की जगह, मतलब टेक का सब्स्टिट्यूट है ये, ईट का सब्स्टिट्यूट है, ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट है, समटाइम्स इंजॉय का सब्स्टिट्यूट भी होता है। क्लियर है। समटाइम गेट का सब्स्टिट्यूट भी होता है। तो किस तरीके से इनकी जगह यूज होता है और उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम आती हैं, वो सारी बातें हम सीखेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं आई एम टेकिंग फूड, तो मैं कह सकता हूं आई एम हैविंग फूड। यू शुड टेक वाटर, तो मैं कह सकता हूं यू शुड हैव वाटर। क्लियर है। तो मतलब इनके प्लेस पर यूज हो सकता है, इनका सब्स्टिट्यूट मतलब इनका प्लेस ले सकता है, इनकी जगह इसको यूज किया जा सकता है एज अ मेन वर्ब हैव को। तो अब इनसे रिलेटेड ये तो हमने देख लिया कि हैव जब हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। और हैव जब एज अ मेन वर्ब यूज होता है, तो ये पोजेशन दिखाने के लिए काम करता है, या फिर ये क्या करता है, टेक, ईट, ड्रिंक, इंजॉय की जगह यूज होता है। अब क्या है, इनसे रिलेटेड किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, उनके किस तरीके के मीनिंग होते हैं, और उनसे एग्जाम में किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एज अ हेल्पिंग वर्ब अगर जो हैव को यूज करूं, तो एक बात ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं हैव और हैज की। किसकी, हैव और हैज की। अभी मैं हैड की बात नहीं कर रहा, अभी मैं हैव और हैज की बात कर रहा हूं। सबसे पहले जब ये हेल्पिंग वर्ब होंगे, तो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगा, थर्ड फॉर्म में आएगा। जैसे ये सेंटेंस दिया गया है, हैव द पॉलिटिशियंस ऑफ आवर कंट्री, क्या हमारे कंट्री के पॉलिटिशियंस लीव डूइंग स्कैम, क्या उन्होंने छोड़ दिया है स्कैम करना, क्या उन्होंने घोटाला करना छोड़ दिया है। अब मुझे नहीं पता भाई छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, करते हैं कि नहीं करते। बहुत सारे मंत्रियों के बारे में न्यूज सुनते हैं कि इस घोटाले में, उस घोटाले में, शराब घोटाले में, 2G घोटाला, फलाना घोटाला, ढमकाना घोटाला, बहुत सारे घोटाले होते हैं। लेकिन हमें है इस सेंटेंस में ग्रामर से मतलब। अब ये क्या है, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और ये हैव हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब है ये। और ये कौन सी फॉर्म में है, लीव।
लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लीव फर्स्ट फॉर्म होता है, लेफ्ट सेकंड फॉर्म होता है और लेफ्ट ही थर्ड फॉर्म होता है। अगर जो हैव हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यहां पर लीव की जगह क्या यूज होगा, माय डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा, लेफ्ट यूज होगा। बड़ा सिंपल है, इतना सिंपल है ना। लेकिन अभी मुश्किल चीजें भी, डिफिकल्ट और पेचीदा तरह के क्वेश्चंस भी आने वाले हैं। क्लियर है। अब ये वाला देखते हैं, इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम है। हैव योर अंकल बॉट अ न्यू कार, क्या तुम्हारे अंकल ने नई कार खरीदी। अभी देखो स्लैश वगैरह लगा रखे हैं ना, नो एरर। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जिसमें आपको देखना होगा ए पार्ट में मिस्टेक है या बी में है या सी में है, या फिर अगर वो मिस्टेक नहीं है तो आप आंसर क्या दोगे, नो एरर है। अब मैं बोलूं हैव योर अंकल, योर अंकल, अब सबसे बड़ी बात है योर अंकल जो है, योर अंकल, ये बताओ ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। सिंगुलर है। अगर मैं बोलता योर अंकल्स, योर अंकल्स, तो ये क्या हो जाता भाई, ये प्लूरल हो जाता, राइट है। अंकल है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ जो यूज होता है वर्ड, वो किस वर्ड का यूज होता है भाई सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ यूज होता है हैज। सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है, हैज का। और प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, हैव का। प्लूरल के साथ क्या यूज होता है, हैव का। जैसे यहाँ पे पॉलिटिशियंस था तो यहाँ पर क्या यूज हुआ, हैव यूज हुआ। हैज होता तो गलत हो जाता। यहाँ पर अंकल है, अंकल्स नहीं है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव यूज ना हो करके क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। इज इट क्लियर। एक तो हैव को हैज की जगह, हैज को हैव की जगह। इसके ऊपर पूरा टॉपिक है एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसमें हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आना चाहिए। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। पूरा टॉपिक है, उसमें भी बताया जाएगा, उसमें रिवाइज कराया जाएगा। बस मैं एक बता रहा हूँ हैव और हैज में क्या डिफरेंस है। हैव जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है और हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है। दोनों को एक दूसरे की जगह यूज करके एग्जामिनर प्रॉब्लम दे देता है। तो अभी क्या, दो तरह की प्रॉब्लम हो गई। अब ऑल ऑफ माई बोसम फ्रेंड्स हैव गेट मैरिड, मेरे जितने भी बोसम फ्रेंड, मतलब बोसम क्या होती है, कली। ये फ्लावर होता है ना, फ्लावर मतलब फूल, बोसम मतलब कली। जैसे कली छोटी होती है बचपन में, जो फूल का जो बचपन होता है ना वो कली होती है ना। जैसे नवजात शिशु होता है, आदमी का बचपन क्या होता है, चाइल्ड होता है। फ्लावर का बचपन क्या होता है, कली। बोसम फ्रेंड मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड, मतलब जब मैं कली था, जब मैं बच्चा था, मेरा तब का फ्रेंड बोसम फ्रेंड। ठीक है। तो जो मेरा बोसम फ्रेंड है उनकी सबकी शादी हो चुकी है। ऑल ऑफ माई बोसम फ्रेंड्स हैव गॉट मैरिड। अब यहां पर हैव तो आया फ्रेंड्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए हैव तो आया, लेकिन बट किंतु परंतु यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट के लिए मैंने क्या यूज किया, हैव यूज किया। लेकिन हैव जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ मेन वर्ब की मैंने फर्स्ट फॉर्म यूज कर दी, जबकि आनी कौन सी थी, थर्ड फॉर्म आनी थी। देखो बड़ी सिंपल सी चीजें आती हैं, बड़े सिंपल सेंटेंस भी आपसे पूछे जाते हैं एमटीएस में, सीएचएसएल में और बहुत सारे एग्जाम में, और टफ भी आते हैं। देखो मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं ना, वो सिंपल से सिंपल लेकर के और टफ से टफ तक जाने वाला हूं। जैसे अभी देखिए, अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखिए होता है क्या। तो आगे देखते हैं। चलो अभी हमने देखा हैव हैज का डिफरेंस। हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो उसके साथ मेन वर्ब जो है थर्ड फॉर्म में आता है। क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब देखो एज अ हेल्पिंग वर्ब तो हमने हैव को पढ़ा, अब हम हैव को पढ़ेंगे एज अ मेन वर्ब। एज अ मेन वर्ब जैसे अभी बता रहा हूं मैं आपको, देखो अब एज अ मेन वर्ब भी हम हैव को कहां यूज करते हैं, पोजीशन शो करने के लिए, अधिकार बताने के लिए। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, तो बोलूंगा आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। मेरे पास नहीं है कार तो बोलूंगा आई डोंट हैव अ कार। ठीक है। और बोलूंगा उसके पास टाइम है तो हम बोलेंगे शी हैज टाइम। और नहीं है तो क्या लिखेंगे, शी डज नॉट हैव टाइम, डजंट हैव टाइम, ऐसा लिखेंगे। क्लियर है ना। मेरे पास कार थी, आई हैड कार। क्लियर है। और मेरे पास कार नहीं थी तो आई डिड नॉट हैव अ कार। तो इस तरीके से लिखा जाएगा, मतलब इस तरीके के सेंटेंस बना करके प्रेजेंट में, पास्ट में हम ऐसा देखते हैं। प्रेजेंट मेरे पास है, मेरे पास नहीं है, उसके पास है, उसके पास नहीं है,
मेरे पास थी, मेरे पास नहीं थी। ठीक है, क्लियर है। तो पोजेशन शो करने के लिए समय पे दोस्तों की बात कर दो या फिर किसी सामान की बात कर दो, घर की गाड़ी की बात कर दो कि मेरे पास है, मेरे पास एक अच्छा पेन है, आई हैव अ वेरी गुड पेन, बड़ा अच्छा पेन है। ठीक है, इस तरह की जब हम बातें करते हैं तो हम पोजेशन दिखाते हैं, पोजेशन दिखाते हैं तो फिर क्या होता है, पोजेशन दिखाने के लिए हम हैव का यूज करते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आती है आपके एग्जाम में, वो सारी बातें जानने लायक हैं। और वो सारी बातें क्या है दोस्तों, जैसे मैं कहता हूं शी इज हैविंग टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, उसके पास दो सुंदर बच्चे हैं। इज हैविंग, शी इज हैविंग। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या निकलेगा, वो खा रही है दो सुंदर बच्चे या वो पी रही है। क्योंकि हैव का जब भी हम यूज करेंगे पोजेशन शो करने के लिए तो कभी भी उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं, उसको कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, शी हैज टू ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, उसके पास दो सुंदर बच्चे हैं या उसके दो सुंदर बच्चे हैं। शी इज हैविंग नहीं लिखा जाता पोजेशन शो करने के लिए। क्लियर है। तो ये आई होप कि आपने ये वाले एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इनको लिख लिया होगा। नहीं लिखा है तो आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो हैव का यूज कब नहीं होता है आईएनजी फॉर्म में, जब इससे पोजेशन शो किया जा रहा है। जैसे हम इस सेंटेंस की बात करें, दे आर हैविंग डिलीशियस फूड, क्या लिखा, दे आर हैविंग डिलीशियस फूड, मतलब उनके पास डिलीशियस खाना नहीं। यहां पर इसका मीनिंग दूसरा भी तो हो सकता है ना, कि वो स्वादिष्ट भोजन खा रहे हैं। अब खाने का क्या होता है, ईट। अगर मैं बोलूं यहां पर ईटिंग, तो इसका यहां पर ईट जो है पोजेशन शो नहीं करता, खाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हैव का मीनिंग ईट, ड्रिंक या टेक हो, क्या हो, ईट, ड्रिंक या टेक, तो उसको आईएनजी फॉर्म में, कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज किया जा सकता है, किया जाता है। क्लियर है। लेकिन हैव अगर जो पोजेशन शो करने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जा रहा हो तो उसका कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं होता है दोस्तों। आई एम हैविंग कोल्ड कॉफी, इसका मतलब यहां पर क्या है, आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड कॉफी, है ना। आई एम ड्रिंकिंग कोल्ड कॉफी, मैं कोल्ड कॉफी पी रहा हूं। आई एम टेकिंग कोल्ड कॉफी, मैं कोल्ड कॉफी पी रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से जब भी एग्जाम में आप ऐसा कोई सेंटेंस देखें जिसमें इसका यूज आईएनजी फॉर्म में है, तो आप तुरंत जानने की कोशिश कीजिए कि सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए कि इसमें पोजेशन शो किया है या फिर इसका मीनिंग जो है वो टेक, ड्रिंक या ईट्स निकल रहा है। इसका मीनिंग टेक, ड्रिंक या ईट बन रहा है। अगर वो टेक, ड्रिंक या ईट है तो आईएनजी ठीक है, अगर वो इसका यूज पोजेशन शो करने के लिए किया तो वो गलत है। उसको आप हैज, हैव, हैड में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के टेंस के और अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सब्जेक्ट के चेंज कर दो। जैसे मैं बोलता हूं सुशांत सिंह वॉज हैविंग लार्ज फैन फॉलोइंग, अब मैं कहूं सुशांत सिंह वॉज ईटिंग लार्ज फैन फॉलोइंग, गलत है। वॉज ड्रिंकिंग लार्ज, गलत है। वॉज टेकिंग लार्ज, गलत है। तो इसका मतलब साफ सा पता लग रहा है कि ये सुशांत सिंह का उस फैंस पे पोजीशन दिखा रहा है कि सुशांत सिंह उनके दिल पे राज करता था, उसके हक में वो फैंस थे, उसके वो खुद के फैन थे। क्लियर है। तो सुशांत सिंह वॉज हैविंग लार्ज फैन फॉलोइंग नाउ करके हम यहां पर इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे सुशांत सिंह हैड लार्ज फैन फॉलोइंग। बस चले गए, वो अच्छे अभिनेता थे, अच्छे एक्टर थे, हमें छोड़कर चले गए। तो इतनी बात समझ में आई। हमने क्या समझा, मेन चीज क्या समझी, कि हैव को कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं लिखेंगे। कब नहीं लिखेंगे, जब उससे पोजेशन शो किया जाएगा। मैं ये रूल भी आपको यहां पर लिख करके बता देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, लिखो, वी डोंट यूज हैव इन आईएनजी फॉर्म। इन आईएनजी फॉर्म हम हैव को आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते while showing पोजेशन, पोजेशन दिखाते वक्त, अधिकार दिखाते वक्त हम इसको आईएनजी फॉर्म में यूज, या ये भी लिख सकते हैं हैव इज नॉट यूज इन कंटिन्यूअस फॉर्म टू शो पोजेशन। ठीक है, पोजेशन शो करने के लिए हैव को कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है, बिल्कुल आसान है। कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, ईट, ड्रिंक
और टेक के सब्स्टिट्यूट की जगह, मतलब सब्स्टिट्यूट की तरह वो यूज किया जा रहा हो तो आईएनजी फॉर्म आ जाता है। ये मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया। तो अब चलते हैं हैव को एज अ मेन वर्ब हम और कैसे यूज कर सकते हैं, किस तरह का प्रॉब्लम आता है। मेनली जो देखो इस तरह का काफी बार प्रॉब्लम आया, काफी बार देखने को आया। अब जो मैं सेंटेंस आपको कराने जा रहा हूं उस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। क्या इतना खूंखार सेंटेंस कभी आपने देखा है? नहीं देखा तो आज देख लो, देखा है तो बड़ी अच्छी बात है, देखा तो फिर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जैसे ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं तुरंत बता दो। अगर वो नहीं देखा तो फिर देखो मैं क्या आंसर बताने वाला हूं, क्या इसमें नई बात बताने वाला हूं। अब देखो यहां पर लिखा है हैव द राइट्स टू चेंज द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। इसका मीनिंग क्या है मेरे बच्चों, दिल के सच्चों, अकल के कच्चों? देखो ध्यान से पढ़ो इसको। हैव द राइट्स टू चेंज द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी बट हैव्स नॉट डोंट हैव। इसमें हैव फिर आगे हैव डोंट हैव, क्या है ये? मतलब इतने हैव लगाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको बात समझाने वाला हूं वो बड़ी गजब की, बड़ी प्यारी, बड़ी आनंददायक और आपके एग्जाम में आपके मार्क्स दिलाने वाली बात है। वो देखो क्या बात है। हैव का मीनिंग क्या होता है? थोड़ा लाइट कलर हो गया, ये देखो हैव किसके लिए यूज होता है? पोजीशन शो करने के लिए। जिनके पोजीशन में सब कुछ होता है, जिनके पास सब कुछ है, द पीपल हु हैव एवरीथिंग, गाड़ी बंगला सुख शांति खुशियां सब कुछ, फैन फॉलोइंग, तो वो कौन लोग हैं? उनको क्या बोलेंगे? अमीर लोग हैं ना, वो जिनका बहुत सारा पैसा है, गाड़ी है, बंगला, अमीर लोग हैं। अब अगर जो मैं हैव के साथ एस लगा देता हूं तो इसका मीनिंग हो जाता है रिच पीपल। क्या हो जाता है? रिच पीपल। क्लियर है? समझ में आ गई? हैव के साथ एस लगा दूंगा तो उसका क्या मीनिंग हो जाएगा? रिच पीपल। अब अगर जो मैं यहां पर लिख देता हूं हैव नॉट, क्या लिख देता हूं? हैव्स नॉट, जिनके पास नहीं है कुछ भी, जरूरत की चीजें भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएंगे? पुअर पीपल। क्या हो जाएंगे? पुअर पीपल। अब यहां पर एक दिक्कत है दोस्तों, वो दिक्कत क्या है? कि वो दिक्कत ये है कि जब हमें पुअर पीपल लिखना होता है तो हम एस जो है यहां यूज नहीं करते, ऐसे यूज नहीं करते, हम इसको लिखेंगे हैव नोट्स। ये एस को, सिर्फ इस एस को यहां पर देखो। अब हैव एज अ नाउन यूज हुआ, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। यहां पर हैव का मीनिंग क्या है? यहां पर हैव का मीनिंग है हमारा रिच पीपल। क्या है? रिच पीपल हैव द राइट्स टू चेंज द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी बट पुअर पीपल डोंट हैव। गरीब लोगों के पास सोसाइटी के नियम बदलने का राइट नहीं है, उनके पास हिम्मत ही नहीं है। अमीर लोग ही अपना जिस तरीके से वो काम करने लगते हैं वही सोसाइटी में फैशन बन जाता है। ठीक है ना? समाज उसी तरीके से काम करने लग जाता है। तो अब आप देखो कि कितनी, मतलब कितनी गहरी बात है ये, कितनी अच्छी बात है, कितनी नई बात है आप लोगों के लिए कि हैव के साथ एस भी आता है। अरे बाप रे, इसका मीनिंग ये होता है, अरे वाह भाई वाह। ठीक है, तो अभी वैसे क्या था, जैसे हम डू के साथ ईएस लगा देते हैं ना, डज बना देते हैं इस तरीके से, ऐसे ही हैव के साथ जब हमें हैज बनाना था तो हम इसका यूज करते थे। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग फिर अमीर भी हो गया तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या कर दिया हमने? हैज कर दिया। और हैव्स का मतलब अमीर रख दिया, अमीर लोग, और हैव नोट्स का मतलब गरीब लोग। अब अगर जो यहां पर हैव लिख देता तो भी गलत था। हैव्स के साथ हैज का यूज भी नहीं होगा, हैव्स के साथ हैव का यूज भी नहीं होगा, हैज का यूज नहीं होगा, क्योंकि ये प्लूरल है। रिच पीपल, अमीर लोग, पीपल क्या होता है? प्लूरल होता है। तो यहां पर कभी भी इस सब्जेक्ट के साथ यहां पर अगर हैज आ जाए तो वो भी गलत होगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के साथ हैव आता है, हैज नहीं आता। तो मतलब किसी भी तरीके से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करके दे सकता है। मान लो यहां पर तो यही लिखा हो हैव नोट्स और यहां एज लिख दे तो तुम तो देखते ही कहोगे सर सेम सेंटेंस था, हमने तो वहां सी पार्ट में एरर लगा दिया। लेकिन नहीं, हैव्स प्लूरल, हैव आना चाहिए, हैज नहीं आएगा। यहां पर भी हैव्स नोट की जगह क्या आना चाहिए? हैव नोट्स आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैव नोट्स आना चाहिए। क्लियर है? एस यहां लगेगा और ऐसा है, और यहां पर डस लगा दिया तो गलत। यहां पर भी डोंट आएगा क्योंकि ये पुअर पीपल, गरीब लोग, बहुत सारे लोगों की बात है, प्लूरल है, तो यहां पर डोंट। समझ में आ गया?
तो इस तरीके से हैव्स को लेकर और हैव नोट्स को लेकर के कंफ्यूजन पैदा करके इस तरीके का सेंटेंस दे करके एग्जामिनर आपको प्रॉब्लम देता है। बड़ी आसान बात है, इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश समझना, इंग्लिश सीखना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस दुनिया की सबसे इजीली सीखी जाने वाली लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी है। आप संस्कृत सीख के बता दो, आप फ्रेंच सीख के बता दो, जितनी जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे कोई सी दूसरी लैंग्वेज सीख ही नहीं सकते। और किसी अंग्रेज को बोल दे कि वो हिंदी सीख के दिखा दे, आप तमिल सीख के दिखा दो, गुजराती सीख के दिखा दो, नहीं, आप इंग्लिश इजीली, क्योंकि इंग्लिश हमारे सब्जेक्ट में हमें बचपन से ही स्टार्टिंग से ही पढ़ा दी जाती, थोड़ा बहुत हम पढ़ते रहते हैं, बस हम कभी ध्यान नहीं देते इस पे, ठीक है, क्योंकि इजीली नंबर मिल जाते हैं। थोड़ा बहुत ऐसे लिखा, उसमें से थोड़े से नंबर मिल गए, थोड़ा सा एप्लीकेशन में मिल गए, हाँ पास होने वाला काम हो जाता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतनी सी गलती भी आपकी माफ नहीं की जाएगी, आपको फेल करके बाहर कर दिया जाएगा कंपटीशन से, इसीलिए दिल लगा के पढ़ो। आगे देखो, अब आगे देखो, अगली क्या बात बता रहा हूं, अगली बात बता रहा हूं, हैविंग। क्या हैविंग हमेशा मेन वर्ब होता है? क्या ये कभी हेल्पिंग वर्ब भी होता है? हेल्पिंग वर्ब अगर होता है तो इसका मतलब क्या होता है और किस तरह की प्रॉब्लम आती है? ये दो सेंटेंसेस आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। आप इन सेंटेंसेस को देख लीजिए, परख लीजिए, जान लीजिए, समझ लीजिए। अगर जो आपको समझ में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तो भैया बंदा आपकी खिदमत में हाजिर है, अभी समझा देगा। देखो, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, ठीक है। Having won the game, the committee rewarded them with 2 crore rupees, ठीक है, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब कभी भी हैविंग से सेंटेंस स्टार्ट हो तो एक बात ध्यान रखना, हैविंग completed homework, he अगर ऐसा लिखा जाए went for a walk, अगर ऐसा लिखा जाए हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क ही वेंट फॉर ए वॉक, इसका मीनिंग क्या होता है? जब भी हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए, किसके साथ थर्ड आएगा, सेकंड नहीं आएगा, हैविंग टुक नहीं आएगा, हैविंग टेक नहीं आएगा, सबसे पहले अगर इस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट हो तो यहाँ V3 ही आएगा। यहाँ पर V1 या V2 का यूज करके अगर एग्जामिनर सेंटेंस यहाँ लिखता है, आपके एग्जाम में आता है, तो वो गलत है, यहाँ पर ए पार्ट में मिस्टेक कर देना। फिर उसके बाद ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, जब भी ऐसे सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उस केस में यहाँ पर पास्ट आएगा। अगर जो मैं यहाँ पे बोल दूं ही गोज फॉर ए वॉक तो गलत हो जाएगा। तो इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। एक तो वो इस तरह का प्रॉब्लम देगा, सॉरी यहां पर ऐसे लिख देंगे, एक तो इस तरह का प्रॉब्लम देगा कि खाना खाने के बाद आफ्टर आ गया, ठीक है, खाना खाने के बाद वो वॉक पे गया, होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो वॉक पे गया, ठीक है, खाना खाने के बाद उसने टीवी देखना स्टार्ट किया। इस तरीके से जब भी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो यहां पर क्या है, यहां पर हमारा खुद ब खुद सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म मान लिया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब प्रॉब्लम कैसी आती है, एक तो प्रॉब्लम ये आती है कि यहां पर जब भी इसके बाद हमारा कोई सेंटेंस बनेगा, ऐसा सेंटेंस आ जाए, ये तो V3 होनी चाहिए, ये तो V3 है, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, यहां पे भी V3 है। दूसरी बात, जब यहां पर कोमा लगा करके हम आगे सब्जेक्ट का सेंटेंस बढ़ाएंगे तो यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, खाना खाने के बाद वो पे गया। अब दूसरी बात देखो, हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही स्टार्टेड वॉचिंग टीवी, ये तो सेंटेंस ठीक है, इसमें तो कोई भी एरर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहां भी थर्ड फॉर्म है और यहां सेकंड फॉर्म है, तो आंसर क्या है, नो एरर, क्लियर है, आंसर क्या है, नो एरर। अब अगला सेंटेंस देखो, अगले सेंटेंस में एक नई बात बता रहा हूं। एक बात तो मैंने आपको यहां बताई सेंटेंस में कि सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यहां पर यहां थर्ड आनी चाहिए, यहां सेकंड आनी चाहिए, यहां फर्स्ट या सेकंड दियो या यहां सेकंड के अलावा कोई सी फॉर्म दियो तो गलत हो जाएगा। एक तो फॉर्म चेंज करनी है आपको, फिर दूसरी बात जो चेक करनी है वो देखो क्या करनी है। अब बोलता हूं हैविंग वोन द गेम, हैविंग वोन द गेम द कमिटी रिवार्डेड देम विद 2 करोड़ रुपीस, किसको रिवार्ड दिया,
कमेटी ने किसको रिवार्ड दिया? जिन्होंने गेम जीता। ठीक है, अब यहां पर जो ये कमेटी है सब्जेक्ट, क्या है? कमेटी सब्जेक्ट है। क्या इसने ये गेम जीता? क्या इस कमेटी ने? जब इसके बाद ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ही आया यहां पर। ऐसे इसके बाद ये सेंटेंस हुआ तक कमेटी, मतलब इसके बाद जब एक सेंटेंस बनाया गया, जोड़ा गया, तो उसका सब्जेक्ट क्या लिखा गया? कमेटी। कमेटी रिवार्डेड देम। तो ये वाला सब्जेक्ट जो है, इस सब्जेक्ट ने ये काम किया क्या? ये काम किसने किया? इन्होंने किया। ये काम करने की वजह से इनको कमेटी ने 2 करोड़ रुपए से रिवार्ड किया, सम्मानित किया, उनको रिवार्ड दिया। ठीक है, तो अब ये वाला जो सब्जेक्ट है वो इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं है। ये सब्जेक्ट इस वर्ब को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, इसके साथ न्याय नहीं कर रहा, इसके साथ काम नहीं कर रहा है, इसका वो सब्जेक्ट नहीं है। क्लियर है? इसका सब्जेक्ट कौन है? ये। जब कभी सेंटेंस ऐसा आ जाए, देखो अब यहां पर हैविंग के साथ थर्ड फॉर्म आ गई, कमेटी के साथ सेकंड फॉर्म आ गई, तो सेंटेंस तो ठीक होना चाहिए, नो एरर। लेकिन नहीं, आप इन सेंटेंस में 3 चीजें चेक करोगे। ऐसा अगर सेंटेंस आ जाए तो कितनी चीजें चेक करोगे? 3 चीजें चेक करोगे। पहली की हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, दूसरी की यहां पर सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, तीसरी चीज क्या चेक करोगे कि जब इसके बाद सेंटेंस स्टार्ट किया जाए तो इसका जो ये सब्जेक्ट है इस वर्ब को जस्टिफाई कर रहा है, यानी किया। कहता खाना खाने के बाद उसने ही खाना खाया, उसने ही टीवी देखना स्टार्ट किया। जैसे इस सेंटेंस में देखो, उसने हैविंग कंप्लीटेड होमवर्क ही वेंट फॉर ए वॉक। इसने ही होमवर्क कंप्लीट किया और यही फिर क्या गया? वॉक के लिए चला गया। तो ये वाला ही जो सब्जेक्ट है, मतलब जिस सब्जेक्ट से ये वाला सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, वो इस वर्ब को जस्टिफाई कर रहा है कि ये काम भी इसी ने किया और फिर ये वाला काम कर दिया इसके बाद। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, इस सेंटेंस में भी है ही ने ब्रेकफास्ट किया, ही ने टीवी देखना स्टार्ट किया, बिल्कुल जस्टिफाई कर रहा है। लेकिन क्या कमेटी ने गेम जीता? क्या ये सब्जेक्ट इस वर्ब को जस्टिफाई कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या कमेटी ने गेम जीता? नहीं, गेम इन्होंने जीता। तो जब कभी ऐसा सेंटेंस आ जाए कि जब हैविंग से सेंटेंस स्टार्ट है, थर्ड फॉर्म भी है, सेकंड फॉर्म भी है, लेकिन ये सब्जेक्ट इस वर्ब के साथ सेट नहीं है, ये सब्जेक्ट इस वर्ब का, मतलब ये वाला काम इसने नहीं किया, तो इसको हम एक अलग सब्जेक्ट देंगे अपनी तरफ से। क्या करेंगे? एक अलग सब्जेक्ट देंगे अपनी तरफ से। अब वो कैसे होगा? सब्जेक्ट क्या है? ये वाला। इसका सब्जेक्ट क्या है? ये। तो इस सेंटेंस को ऐसा लिखा जाएगा, आफ्टर दे हैड won the game। आफ्टर दे हैड won the game, दे गेम जीतने के बाद, किसने जीता गेम? इन्होंने। गेम जीतने के बाद मतलब पहले काम ये हुआ, बाद में ये हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस वाला काम है इसमें। शायद आप लोगों ने टेंस कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जल्दी उसकी भी वीडियो आने वाली है। तो कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए और ये वाला सब्जेक्ट इस वर्ब को जस्टिफाई ना कर रहा हो, तो सेंटेंस लिखेगा इस तरीके से, आफ्टर, फिर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट इसकी वजह ये काम को कर रहा है, जैसे ये, आफ्टर दे हैड वोन द गेम, उनके गेम जीतने के बाद कमेटी ने क्या किया? उनको 2 करोड़ से सम्मानित किया, उनको 2 करोड़ का रिवार्ड दिया। आई होप कि आपको ये बात हैविंग वाली भी समझ में आ गई। तो हैव से देखो मैंने कितनी बातें बताई। हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। हेल्पिंग वर्ब होता है तो 2 तरीके से प्रॉब्लम आती है, हैज की जगह हैव को और हैव की जगह हैज को एग्जामिनर यूज करके प्रॉब्लम देता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि हैव अगर जो हेल्पिंग वर्ब है या हैज है या हैड है, तो उसके साथ मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगा। ठीक है, 2 हो गई प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम क्या थी? हैव को जब मेन वर्ब की तरह यूज करते हैं तो या तो पोजेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं या फिर टेक, ड्रिंक और ईट की जगह यूज करते हैं। जब पोजेशन दिखाने के लिए यूज करते हैं तो हैव कभी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होता। जब टेक, ड्रिंक की जगह यूज होता है, ईट की जगह यूज होता है, तो आईएनजी फॉर्म में यूज हो जाता है। फिर तीसरी बात क्या बताई कि हैव जो है उसके साथ एस लगा दे तो अमीर हो जाता है, और उसके साथ नोट लगा करके, नोट क्या लगा दे तो गरीब हो जाता है। उसमें एस का जो फेर बदल करके एग्जामिनर प्रॉब्लम देता है। क्लियर है? वो बात समझा दी। फिर उसके बाद हैविंग के साथ इस तरीके से बात समझा दी। ये प्रॉब्लम्स आती हैं हैव से, बस सिंपल। चलो चलते हैं, अब हैव तो हो गया, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। यूजेस ऑफ डू। यूजेस ऑफ डू पढ़ने वाले हैं दोस्तों हम। अब देखो डू, अब डू भी वही हैव की तरह प्राइमरी है, राजकुमार राव है, कभी मूवी में मेन रोल में आएगा, लीड रोल में आएगा, कभी सपोर्टिंग रोल में आएगा, कभी हेल्पिंग वर्ब होगा तो कभी मेन वर्ब होगा। ठीक है, तो डू, डिड, डन, डूइंग, डज,
अब ये वाले जो दो वर्ड है ना, ये तो हमेशा मेन वर्ब रहते हैं। क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं हमेशा। ये वाले तीन है ना, डू, डज, डिड, ये हमेशा ये हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब दोनों होते हैं। जैसे प्राइमरी मतलब डू इस फॉर्म में मेन वर्ब ही होता है, और इन तीनों फॉर्म में मेन वर्ब भी होता है और हेल्पिंग वर्ब होता है। समझ में आई बात? नहीं आई तो मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ फिर से। डू, डज, डिड, ये हमारा मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। और अगर मैं बोलूँ डन और डूइंग, ये हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या है? इतनी बात समझ में आई? अभी लिख दिया मैंने अलग से। हाँ, अब देखो, एज अ मेन वर्ब मीनिंग ऑफ डू, डू का मीनिंग क्या होता है? एज अ हेल्पिंग वर्ब डू का मीनिंग क्या होता है? किस तरीके से यूज होता है, वो चीज हम अब देखने वाले हैं। क्लियर है? इतना आपको समझ में आ गया? अब देखो, एज अ मेन वर्ब मीनिंग ऑफ डू, एज अ हेल्पिंग वर्ब डू इज यूज, किस तरीके से यूज किया जाता है। देखो बच्चों, देखो, एज अ मेन वर्ब डू का मतलब होता है करना। क्या होता है? करना, कोई भी काम करना। जैसे मैं आप लोगों की सेवा में कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू सम एग्जाम्पल। जैसे बोलता हूं, आई एम डूइंग वर्क, आई एम डूइंग एक्सरसाइज। ठीक है? आई एम डूइंग वर्क या आई एम डूइंग एक्सरसाइज। क्लियर है? जैसे बोलता हूं, शी हैज डन द चोर्स। चोर्स मतलब घर के कामकाज। क्या होता है? चोर्स मतलब घर के कामकाज। क्लियर है? तो अब ये जो चीजें हैं, आई एम डूइंग वर्क, आई एम डूइंग एक्सरसाइज, शी हैज डन, तो यहां पर क्या है? यहां पर इन सेंटेंसेस में ये जो है, ये सारी क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है। और यहां पर डूइंग, डूइंग, डन, ये क्या है हमारा? समझ में आ गया? तो अब यहां पर क्या, अगर मैं इस सेंटेंस को, मैं ये भी लिख सकता हूं, इस सेंटेंस को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आई एम वर्किंग। ये मत सोचना कि सर ऐसा भी तो लिख सकते हैं, तो सर ने तो कराया ही नहीं। इस सेंटेंस को भी लिख सकता हूं, आई एम एक्सरसाइजिंग, ऐसा भी लिख सकता हूं, आई एम वर्किंग, ऐसा भी लिख सकता हूं, लेकिन आई एम डूइंग वर्क या आई एम डूइंग ऐसा भी लिख सकता हूं। दोनों, इसको मैं नहीं लिख सकता, शी हैज चोर्स्ड, डी नहीं लगा सकता, क्योंकि चोर्स तो नाउन ही है, कभी भी क्या होता है? वर्ब नहीं होता। तो शी हैज डन द चोर्स, शी इज डूइंग चोर्स। ठीक है? शी इज डूइंग द डिशेज, आई एम डूइंग द डिशेज, आई एम डूइंग द डिशेज, जब से हुई है शादी। सुना होगा ये तो। ठीक है ना? आई एम डूइंग द डिशेज, मैं बर्तन धो रहा हूं, या आई हैव डन द डिशेज। क्लियर है? तो यहां पर डू किसका काम कर रहा है भाई? डू या मेन वर्ब का काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का काम नहीं कर रहा है। अगर वो सेंटेंस में ऐसे यूज हो तो ये क्या है हमारा? मेन वर्ब है। क्लियर है? अब मैं बोलूं एज अ हेल्पिंग वर्ब डू इज यूज, कैसे यूज होता है? अब डू और डज की बात अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह करो और डिड की तरह, जैसे डू और डज और डिड, इनका यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इसका यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। किसमें? पास्ट क्लियर है? डू, डज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। किस तरह के यूज होते हैं, क्या इनका काम होता है, वो सारी बातें बताता हूं। और डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ठीक है? मेन वर्ब का अलग काम है, हेल्पिंग वर्ब का अलग काम है। कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे देखो, ये सेंटेंस है ना, एकदम आसान आसान से, है ना? वो भी, ये भी आसान रहेंगे ना एकदम।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ अभी। तो ये लिख लिया होगा, नहीं भी लिखा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने वाली बात है। नहीं तो थोड़ा सा 5 मिनट क्या, सॉरी 10 सेकंड का पीछे करके वीडियो को आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो बच्चों, अब जैसे मैं बोलता हूं डू दे प्ले चेस, दे प्ले चेस, दे डोंट प्ले चेस। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये क्या है, ये हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। और यहां पर तो आया ही नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज की जरूरत नहीं है, ना डिड की जरूरत है। अब यहां पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। एक खास बात है कि डू, डोंट, डज जब भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, मतलब डू, डज और डिड जब भी हेल्पिंग वर्ब होंगे, तो जो मेन वर्ब आएगा, ये जो मेन वर्ब आएगा, ये हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होगा। कौन सी फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। जब भी डू, डज, डिड किसी भी सेंटेंस में एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, तो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज कर दिया, आईएनजी फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में, तो गलत। एस या ईएस यूज कर दिया तो गलत। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यूज कर दी तो गलत। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होगी। इसी पे बेस्ड हमारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे मैंने डू डज का यूज किया, क्या तुम चेस खेलते हो, क्या वो चेस खेलते हैं, वो खेलते हैं, वो नहीं खेलते हैं, तो मतलब लैंग्वेज की बातें हैं। अब मेन जो एग्जाम में आपके प्रॉब्लम आने वाली है डू डज डिड से, जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एज अ मेन वर्ब होते हैं, किस तरीके की चीजें हम फेस करते हैं वो चीजें देखिए। एज ए हेल्पिंग वर्ब डू इज यूज्ड, कैसे यूज होता है देखिए जरा। जैसे मैंने भी बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट में डू कैसे यूज होगा देखो जरा। मैं बोलता हूं डू यू, क्या स्टडी अलॉट, क्या तुम बहुत सारी पढ़ाई करते हो। अब बोलता हूं आई स्टडी अलॉट, मैं बहुत सारी पढ़ाई करता हूं। या फिर आई डोंट स्टडी अलॉट, मैं बहुत सारी पढ़ाई नहीं करता। क्लियर है, समझ में आ गया। अब डू से तो ये बन गया। अगर जो मैं यही बात बोलूं डू ही प्ले द गिटार, अब यहां पर ही आ गया सब्जेक्ट। जब भी सब्जेक्ट ही आएगा, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में डू ना करके क्या आ जाएगा, डज। कहने का मतलब है, और अगर बोलूं वो गिटार खेलता है तो लिखूंगा ही प्लेज द गिटार, सॉरी वो गिटार बजाता है, और नहीं तो फिर ही डू नॉट नहीं आएगा, क्या आएगा, ही डज नॉट प्ले द गिटार। इस तरीके से लिखा जाएगा। मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डज आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू आएगा। जैसे सिंगुलर के साथ हैज आ रहा था और प्लूरल के साथ हैव आ रहा था, सेम वही डिफरेंस है। डू की जगह डज, डज की जगह डू का यूज करके एग्जामिनर प्रॉब्लम दे सकता है। लेकिन अभी अगर डिड की बात करें, अगर ऐसा ही सेंटेंस कोई डिड से लिखे, तो वही बात है कि डिड के साथ जब भी सेंटेंस बनेगा, तो वो कौन सी फॉर्म में आएगा, वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। अब चलो थोड़े से एग्जाम्पल कर लेते हैं, किस तरह के प्रॉब्लम आपको एग्जाम में फेस करने को मिलते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस आखिर पूछता है आपसे एग्जामिनर। ठीक है, डज योर अंकल हु लिव्स इन दिल्ली प्लेज चेस, क्या तुम्हारे अंकल जो दिल्ली में रहते हैं प्लेज चेस। अब मैंने बोला डू या डज जब भी क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब होंगे, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एस या ईएस इनके साथ नहीं लगेगा। तो यहां पर क्या हुआ, डज योर अंकल हु लिव्स, ये एस लग गया, प्लीज। अब एक बात बताओ, इनमें से डज है हेल्पिंग वर्ब, तो इस हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब क्या है, लिव है या प्ले है।
अब मैंने कहा, मैं पूछ रहा हूं डज योर अंकल लिव इन दिल्ली, या मैं पूछना चाहता हूं डज योर अंकल प्ले चेस। मेन चीज तो मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे अंकल चेस खेलते हैं? कौन से जो दिल्ली में रहते हैं? मेन बात क्या है, चेस खेलने के लिए पूछ रहा हूं। तो यहां जो खेलना है ना, वो इस हेल्पिंग वर्ब का मेन वर्ब है। ये जो लिव है ना, ये तो बस उसकी खासियत बता रहा है कि जो दिल्ली में, ये जो बात है ना, अंकल की खासियत बता रहे हैं कि जो दिल्ली में रहते हैं। तो इस पे एस लगा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां नहीं होना चाहिए। जब भी डू या डज हेल्पिंग वर्ब होंगे तो मेन वर्ब के साथ कभी भी एस का यूज नहीं होगा। मेन वर्ब बस फर्स्ट फॉर्म में ऐसी ही यूज होगी, प्लूरल फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है? डिड भी हो, अगर सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब डिड है तो भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, सेकंड नहीं आएगा। देखो जरा, डिड मिस्टर मल्होत्रा शफल्ड द कार्ड्स प्रॉपरली? क्या मिस्टर मल्होत्रा ने कार्ड्स को अच्छे से शफल किया था? जुआ खेलने की बात चल रही है। डिड मिस्टर मल्होत्रा शफल्ड, अगर वो डिड हेल्पिंग वर्ब है तो मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगा? अरे भैया फर्स्ट फॉर्म में आएगा। शफल्ड, सॉरी मैंने भी फिर वही काम कर दिया, शफल। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में आएगा। राइट है, क्लियर है? अब ही डिड नॉट शफल, शफल की जगह फिर क्या आएगा? अब ये जो है हमारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया डिड, और तो मेन वर्ब हमारा कौन सी फॉर्म में आएगा? फर्स्ट फॉर्म में आएगा। ही डिड नॉट शफल द कार्ड्स प्रॉपरली, उसने कार्ड्स को प्रॉपरली शफल नहीं किया। क्लियर है? तो जब भी डू डज डिड एग्जाम में, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहे होंगे तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, और मेन वर्ब को सेकंड थर्ड फॉर्म में यूज करके या फिर उसके साथ एस या ई एस जोड़ करके एग्जामिनर प्रॉब्लम देता है, जैसे कि इन तीन सेंटेंस में देखा मैंने। अब चौथे में देखो, नो सूनर डिड द शो एंडेड देन द ऑडियंस स्टार्टेड मूविंग आउटसाइड। नो सूनर डिड, यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया? डिड, और मेन वर्ब के साथ क्या आ गया? ईडी, मतलब सेकंड या थर्ड फॉर्म। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? फर्स्ट फॉर्म। ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। नो सूनर डिड द शो एंड देन द ऑडियंस स्टार्टेड मूविंग आउटसाइड। कभी भी डिड हेल्पिंग वर्ब हो तो मेन वर्ब सेकंड थर्ड फॉर्म में नहीं, कौन सी फॉर्म में आएगा? V1 फॉर्म में, मतलब फर्स्ट फॉर्म में आएगा। क्लियर है? ये इस तरह का प्रॉब्लम काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो चलो चलते हैं थोड़ा सा आगे। अरे यूज ऑफ बी आ गया। चलो यूज ऑफ डू थोड़ा सा मैं आप लोगों को और बता दूं। कई बार क्या होता है, इस तरीके का सेंटेंस आ जाता है, जैसे मैं बताता हूं। कई बार क्या होता है, डू से इस तरह का सेंटेंस आ जाता है, आई डू डू द चोर्स। चोर्स क्या होते हैं भाई? घर के कामकाज। आई डू द चोर्स, दो बार डू आ गया। अब ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना ही इंटेरोगेटिव है कि मैं डू को हेल्पिंग वर्ब मान लूं। अगर जो मैं ऐसा लिखता, डू यू डू द चोर्स, तो एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है, मान लिया हमने। ठीक है, अब मैं बोलता हूं आई डू नॉट डू द चोर्स। ठीक है, क्लियर है? अब यहां पर भी एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब है। अब मैं बोलता हूं मैं घर के काम कैसे करता हूं, तो मैं सीधा लिखूंगा आई डू द चोर्स, आई डू द चोर्स। यहां पर ये क्या है? हमारा मेन वर्ब है। आई डू, मैं करता हूं क्या? घर के कामकाज, ऐसे हो गया। आई डू द डिशेज, आई डू एक्सरसाइज, आई डू वर्क। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस सेंटेंस में दो बार डू क्यों? क्या ऐसा संभव है या फिर ये गलत है? बताइए जरा। ये सही है। इसका मतलब क्या है, जब भी कभी ऐसा डू एक्स्ट्रा आ जाए किसी वर्ब के साथ, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर तो दो बार डू लिख दिया। अगर मैं लिखता हूं ही डज कंज्यूम लीकर, मैं बोलता हूं आई डिड वेंट फॉर ए वॉक, सॉरी आई डिड गो फॉर ए वॉक। जब कभी भी डू डज डिड हमारी मेन वर्ब के साथ एक्स्ट्रा जुड़ जाए और वो सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना ही वो इंटेरोगेटिव है, तो ये आया क्यों? इसकी हिम्मत कैसे हुई? इसकी हिम्मत इसलिए हुई
क्योंकि ये हिम्मत के साथ बात करने के लिए आया है कि करता तो हूं, किया तो था, गया तो था। जैसे आई डू द चोर्स, अरे करता तो हूं घर के कामकाज, क्यों बार बार पूछ रहा है, क्यों झूठ बोल रहा है तो उसको मेरे बारे में, करता हूं मैं। जब एक बात को जोर देके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलना है और हां करनी, करता तो हूं, एक तो करता हूं। आई टेक टी, मैं चाय पीता हूं, अरे पीता तो हूं, आई डू टेक टी। मैंने चाय पी थी, आई टुक टी, अरे पी तो थी, आई डिड टेक टी। क्लियर है? तो डू डज डिड का यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एक्स्ट्रा कर दिया जाता है वर्ब से पहले, सिर्फ उस वर्ब को प्रेशर डाल के बोलने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए, दबाव देके हिम्मत से बोलने के लिए। जैसे ही डज कंज्यूम लिकर, अरे वो शराब पीता तो है यार, क्यों झूठ बोल रहा है, नहीं पीता, नहीं पीता, पीता तो है। ही कंज्यूम्स लिकर, वो शराब पीता है। ही डज कंज्यूम लिकर, वो शराब पीता है। ठीक है, इस तरीके से दबाव देके बोलने के लिए, तो कभी भी ये गलत नहीं होता, इसका मीनिंग बस चेंज हो जाता है। जैसे आई वेंट फॉर ए वॉक, मैं वॉक पे गया था, अरे गया तो था, आई डिड गो फॉर ए वॉक, गया तो था। ठीक है, इस तरीके से जब बोलना हो प्रेशर डाल के, तो हम एक्स्ट्रा डू डज डिड का यूज हमारे किसी भी सेंटेंस में किसी भी वर्ब के साथ कर सकते हैं। हाँ, जब ऐसा करेंगे तो ये अगर जो हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आएगी। देखो, डज के साथ कंज्यूम आया, डिड के साथ गो आया, डिड के साथ वेंट नहीं आएगा, डज के साथ कंज्यूम्स नहीं आएगा। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? तो ये थे हमारे डू डज के डिड के यूज, कि कभी एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, कभी एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं। इनसे किस तरह का प्रॉब्लम आता है, किस तरह का प्रॉब्लम नहीं आता है, क्या इनका मीनिंग होता है, किस तरह की बातें इनसे बोली जाती हैं। ये था डू डज डिड। अब हम बात करेंगे एक बड़ी ही खूबसूरत शब्द की, जो इंग्लिश भाषा में सबसे ज्यादा यूज होने वाला शब्द है। ठीक है, वो कौन सा शब्द है? वो है हमारा बी, यूज ऑफ बी। बी सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ब क्यों है वो मैं बताता हूं अभी आपको, और क्या तरह की प्रॉब्लम आती है, किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो भी बताता हूं। यूज ऑफ बी, अब बी की कितनी फॉर्म है? देखो, सबसे ज्यादा फॉर्म है इसकी, पहले तो सबसे ज्यादा फॉर्म इसी की है, इज, एम, आर, वोज, वर, बीन, बींग और खुद भी, तो मतलब 8 हो गई। तो 8 हो गई, कईयों की 5 थी, कईयों की 6 भी थी। जैसे मैंने अभी बताया था इससे पिछली वीडियो में कि किसी किसी वर्ब की 2-2 थर्ड फॉर्म होती हैं, जैसे सिंक, सैंक, संक, संकन भी होती है ना, बताया था ना। और इस तरीके की और भी, प्रूव, प्रूव्ड, प्रूव्ड, प्रूवन भी होती है। 2-2 तो थर्ड फॉर्म, 4 तो वो होगी, फिर प्रूविंग और प्रूव्स ये भी हो गई, है ना, तो 6 भी हो गई। इसकी 8 होती हैं, मोस्टली की 5 ही होती हैं। तो अब इससे रिलेटेड क्या बातें करने वाले हैं हम, देखो। अब बी जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है, एज अ मेन वर्ब भी यूज होता है। अब जब ये एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, मतलब इज, एम, आर, वोज, वर हमने देखे हैं एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज होते हुए। क्या ये एज अ मेन वर्ब भी यूज हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। देखो, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यहां पर इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, मतलब सपोर्टिंग रोल में है। मेन रोल में क्या है? प्लेइंग है। मैंने जैसे बताया था ना, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब राजकुमार राव होती हैं, ऐसे हीरो जो सपोर्टिंग रोल में भी आते हैं जिम्मी शेरगिल होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो हीरो जो सपोर्टिंग रोल में भी आते हैं कई मूवीज में और मेन रोल में भी आते हैं। ठीक है, ही इज प्लेइंग, यहां पर ये क्या, सपोर्टिंग रोल में, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब ये है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। जब ये सपोर्टिंग रोल में होते हैं तो ये कंटिन्यूअस टेंस को शो करते हैं। ही इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ही वॉज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ही विल बी प्लेइंग फ्यूचर कंटिन्यूअस। क्लियर है? तो कंटिन्यूटी को शो करते हैं। मेन वर्ब को बोलते हैं कि तू कंटिन्यू रह, हम तेरे साथ हैं, तू बस लगा रहा है मूवियां बनाने। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब। अब ही इज अ प्लेयर, ही इज अ प्लेयर, इसके बाद कौन सी मेन वर्ब है भाई? प्लेयर का मतलब तो खिलाड़ी होता है, तो नाउन हो गया, तो इसका मतलब ये खुद मेन वर्ब है। इज क्या है? खुद मेन वर्ब है। ही इज सिक, वो बीमार है। अब इसके बाद तो कोई और मेन वर्ब है ही नहीं, तो यहां पर इज जो है ना, ये खुद क्या है? हमारा मेन वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर है? तो इज, एम, आर, वोज, वर मेन वर्ब भी होते हैं और हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं। अब इनसे प्रॉब्लम क्या आती है वो मेन चीज पूछ देखने की है। क्लियर है? तो इनसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, इनसे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो वॉइस को लेकर के आते हैं, एक्टिव वॉइस पे से। और पूरा टॉपिक मैंने कराया, और मोस्टली 70% क्वेश्चन सिर्फ आपके बी के रोल को अच्छे से समझने से ही आपके वॉइस के क्लियर हो जाते हैं, जब आप एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। अगर आपके 50 क्वेश्चन पूछेंगे, मैं गारंटी देता हूं 30+ क्वेश्चन आपके सिर्फ बी को देखने से ही सोल्व हो जाएंगे।
एलिमिनेट करते जाओ। वो मैंने पूरा का पूरा तरीका आपको विद 25 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की एक वीडियो है, और बाकी पूरे के पूरे वॉइस की वीडियो मैंने डाल रखी है, आप देख लीजिएगा चैनल पे। तो समझ में आ गया। तो और बी सबसे ज्यादा यूज होने वाला क्यों वर्ड है, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा फॉर्म है इसकी। अब दूसरी बात बताता हूं कि कैसे प्रॉब्लम आती है, ये देखो। अब देखो ये एक वर्ड, ये सेंटेंस, दे विल पेंट दिस वॉल, इसमें बी कहीं नहीं है। दे विल पेंट दिस वॉल, वो इस वॉल को पेंट करेंगे, ठीक है। दिस वॉल, अब ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट ने काम किया ऑब्जेक्ट के साथ, तो ये हमारा क्या है, एक्टिव वॉइस। क्या है, एक्टिव वॉइस। वॉइस मैंने कराया था, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो दोबारा भी कराने वाला हूं। वो मैंने जो थोड़ा सा डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया था, थोड़ा सा सिंपल बोर्ड पे पढ़ाया था, डिजिटल बोर्ड पे पूरा का पूरा भी कराने वाला हूं, एक बार समझ लीजिए। ये हो गया, जब कभी सब्जेक्ट काम करता है ऑब्जेक्ट के साथ तो वो एक्टिव वॉइस होता है, जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव है। अब इसमें क्या है, दिस वॉल विल बी पेंटेड बाय देम, यहां पर जो सब्जेक्ट है, क्या ये इस काम को कर रहा है, नहीं, ऑब्जेक्ट एक्टिव है, ऑब्जेक्ट इस काम को कर रहा है सब्जेक्ट के साथ, तो ये क्या हो गया हमारा, पैसिव होगा। क्या हो गया, पैसिव वॉइस हो गया। क्लियर है, समझ में आ गया। ये एक्टिव वॉइस हो गया, पैसिव से पैसिव। अब किसी भी पैसिव सेंटेंस में बी तो आएगा ही आएगा, बी के बिना कोई पैसिव सेंटेंस बन ही नहीं सकता। मोस्टली न्यूज़पेपर का लैंग्वेज उठा करके देख लो, पैसिव सेंटेंसेस होते हैं मोस्टली, ठीक है। एक्टिव भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन पैसिव लैंग्वेज ज्यादा यूज की जाती है। और बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं हम एक्टिव भी बोलते हैं, पैसिव। मोस्टली सेंटेंसेस का एक्टिव टू पैसिव तो होता है, लेकिन कई सेंटेंस हम पैसिव में बोलते हैं मोस्टली अपनी लाइफ में, हिंदी में बात करते वक्त भी, ठीक है। तो मैंने वॉइस में सब बता रखा है। तो अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आती है कि सर ये वॉइस वॉइस आप करते रहो, बात क्या है, चक्कर क्या है, इतना क्यों बता रहे हो, वो मैं बताता हूं क्यों बता रहा हूं। कि अब देखो यहां पर ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से ये काम होगा नहीं, वॉल जो है पेंट नहीं करेगी। अगर वो यही सेंटेंस में ऐसा लिख देता, दिस वॉल विल पेंट बाय देम, दिस वॉल विल पेंट बाय देम। विल पेंट का मतलब क्या हो जाता कि ये करेगी, जबकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, वॉल तो किसी चीज को पेंट नहीं कर सकती, तो ये खुद पेंट होगी, करेगा इसको ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, विल पेंट की जगह क्या आ जाएगा, विल बी पेंटेड होगा। तो इस तरीके से जहां पर सेंटेंस का पैसिव होना जरूरी है, वहां पर उसको एक्टिव फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब बी को गायब कर देते हैं, जबकि बी का वहां होना जरूरी है। और जो सेंटेंस एक्टिव में ही होना चाहिए, उसको जबरदस्ती बी को लगा करके एग्जामिनर प्रॉब्लम देता है। समझ में आ गया कि मतलब बी का जहां यूज होना चाहिए वहां से गायब कर दिया, जहां नहीं होना चाहिए वहां जबरदस्ती लगा दिया। इस तरह की प्रॉब्लम वॉइस को लेकर के आपकी कॉमन एरर में भी आती है, ठीक है। तो अभी देखो जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, इफ द पुलिस हैड नॉट रीच्ड ऑन टाइम, अगर जो पुलिस टाइम पे नहीं पहुंचती, द बैंक वुड हैव लूटेड। अब यहां क्या है, बैंक जो है लूट लेता, बैंक किसको लूटता या बैंक को लूट लिया जाता, बताओ। अगर बोलूं वुड हैव लूटेड, यहां बी तो है नहीं, इसका मतलब बैंक जो है लूट लेता किसी को, नहीं, बैंक को लूट लिया जाता। ये जो सब्जेक्ट है ना, इस ये काम को ये सब्जेक्ट नहीं कर सकता, ये काम इस सब्जेक्ट के साथ होगा। होगा तो मतलब ये वाला पार्ट पैसिव में लिखा जाएगा, पैसिव में लिखा जाएगा, तो इसका मतलब बी का होना जरूरी है। तो हम क्या लिखेंगे, द बैंक वुड हैव, यहां पर आ जाएगा हमारा बीन, द बैंक वुड हैव बीन लूटेड। जब भी कोई सेंटेंस बना हो ना, उसके सब्जेक्ट को ध्यान से चेक करो कि ये जो सब्जेक्ट है इस काम को करेगा या ये काम इसके साथ होना चाहिए। अगर वो करेगा तो बी नहीं आएगा, अगर होना चाहिए तो फिर बी की फॉर्म एक्स्ट्रा उसके साथ जुड़ जाएगी, उसको गायब कर रखा, ठीक है। आप देखो, दीज आइटम्स विल सोल्ड लाइक हॉट केक्स, ये आइटम बिक जाएंगी हॉट केक, ताजे केक की तरह बिक जाएंगी। मतलब ये वाला जो काम होगा ना इनके साथ होगा, ये आइटम किसी और चीज को बेचेंगी नहीं, ये बिकेंगी। ये क्या होगा, बिकेंगी। बिकेंगी तो क्या होगा, यहां पर विल बी सोल्ड होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में बी आएगा, विल बी सोल्ड। दीज आइटम्स विल बी सोल्ड लाइक हॉट केक्स। इस तरीके से जिस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में होना चाहिए, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट काम नहीं करेगा, जिस काम की बात बताइए वो सब्जेक्ट के साथ होगा, करेगा कोई ऑब्जेक्ट, तो जब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा, वो काम सब्जेक्ट के साथ हो रहा, तो वो पैसिव फॉर्म में होगा। पैसिव फॉर्म में होगा तो मेन वर्ब से पहले बी का होना जरूरी है। क्लियर है।
तो इस तरीके से एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव जब बनाया जाता है, और कौन से सेंटेंस पैसिव में ही लिखे जाएंगे, उन सेंटेंसेस को एक्टिव फॉर्म में लिख देता है, जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब आगे चलते हैं, बी के और क्या क्या यूज हो सकते हैं, बड़े खूबसूरत, बड़े सुहाने, बड़े मनभावन यूज हो सकते हैं। देखो जरा, देखो ध्यान से देखिए सेंटेंस को, आप लोगों की सेवा में हाजिर है 3 तड़कते भड़कते खूबसूरत प्यारे प्यारे सेंटेंसेस। बीइंग अ गुड प्लेयर यू आर सपोज टू प्ले, एक अच्छा प्लेयर होने के नाते तुमको अच्छा खेलना चाहिए। बीइंग अ गुड सन, अगर मैं ऐसा लिख दूं, बीइंग अ गुड सन you are supposed to obey your parents, एक अच्छा बेटा होने के नाते तुमसे उम्मीद की जाती है कि तुम अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करो। बीइंग अ गुड स्टूडेंट यू आर सपोज टू स्टडी फॉर 10 आवर्स डेली, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो 10 आवर डेली पढ़िए, पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा। तो इस तरीके से जब कोई उम्मीद की जाती है कि आप अच्छे ये हैं, और आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ये काम करेंगे, तो इस तरह का सेंटेंस लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब इसको प्रेजेंट में लिख दो, यू वर सपोज टू प्ले वेल, वर भी आ सकता है। तो ये तो हो गया बी का एक नॉर्मल यूज, कि आपको अगर अपनी लाइफ में आपके आम बोलचाल की भाषा में किसी को ये सलाह देनी हो, यार तो इतना अच्छा बच्चा है, तुझे माँ बाप की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो उनकी बात माननी चाहिए, शरारतें मत क्या कर। बीइंग ए गुड सन यू आर सपोज टू प्ले वेल, क्लियर है ना? बीइंग ए गुड पर्सन यू आर टू सपोज टू हेल्प पीपल, ठीक है ना, इस तरीके से। अब बात आती है बीइंग से और क्या सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है और किस तरह का प्रॉब्लम एग्जाम में पूछा गया, मेन चीज है वो, एग्जाम की बात करते हैं। बीइंग टायर्ड ही डिड नॉट डू द डिशेस, थके हुए होने की वजह से उसने बर्तन धोए, जब से हुई है शादी। देखा वो सीन, आंसू बहा रहा हूं। बीइंग टायर्ड ही डिड नॉट डू द डिशेस, थका हुआ होने की वजह से उसने बर्तन नहीं मांजे। मतलब अब क्या है, टायर्ड, ये जो काम हुआ ना थके हुए होने का, ये इसी के साथ हुआ है। थका हुआ यही था, था कि नहीं था, यही तो बोल रहा है। ही वॉज टायर्ड ही डिड नॉट डू द डिशेस, वो थका हुआ था, उसने बर्तन नहीं धोए। बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज, बारिश का दिन होने की वजह से मैं कॉलेज नहीं गया। मतलब अब ये वाला सब्जेक्ट, ये जो आई है, क्या ये बारिश का दिन हो सकता है? भाई मैं बारिश का दिन था इसलिए मैं कॉलेज नहीं गया। क्या ये सब्जेक्ट, ये आई जो है, इसमें होने वाले काम को जस्टिफाई कर रहा है? क्या इस काम का सब्जेक्ट ये हो सकता है? आई एम रेनिंग कभी कह सकता हूं? हम कहते हैं इट्स रेनिंग, कहते हैं हमेशा बारिश हो रही है। तो बीइंग से जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट हो, ध्यान देखिएगा, और एक बात बोली गई हो, फिर दूसरा सेंटेंस उसमें ऐड किया गया हो, तो आप देखिए कि दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, इस बात को, इस पार्ट वाली बात को जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा। मतलब ये सब्जेक्ट इस बात का सब्जेक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो ये सरासर गलत है, इसको अलग सब्जेक्ट चाहिए। ये बुरा मान जाएगा, और बुरा मान जाएगा तो आप इसको अलग सब्जेक्ट नहीं दोगे तो आपके पेपर में नंबर कटवा देगा ये। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बीइंग अ रेनी डे, रेन का सब्जेक्ट क्या होता है? इट होता है, इट इज रेनिंग ऐसा बोला जाता है, इट वॉज रेनिंग, ठीक है ना, इट रेन्स। तो इट बीइंग अ रेनी डे आई डिड नॉट गो टू कॉलेज। तो इस तरीके का जब सेंटेंस आ जाए तो आपको यह बात का ध्यान रखना है कि इस पार्ट के बाद वाला सब्जेक्ट इस पार्ट का सब्जेक्ट हो सकता है, तो यह सेंटेंस करेक्ट है, यहां कोई गलती नहीं है। नहीं हो सकता तो इसको अलग सब्जेक्ट दो भाई, मतलब इसके ए पार्ट में मिस्टेक है, ए पार्ट में अलग से सब्जेक्ट जुड़ेगा। क्लियर है? तो इस तरीके की बी से प्रॉब्लम आती है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी मनभावन प्रॉब्लम है, बड़ी ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। और अब अच्छे तरीके समझ में आ गया तो आप अच्छे बच्चे बन गए, अच्छे बच्चे बन गए तो आप इन क्वेश्चंस को कर ही लोगे। ठीक है, तो यहां पर हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का समापन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो कराने वाले हैं वो मैं आपको कराने वाला हूं मोडाल्स। मोडाल्स के भी एग्जांपल दिए थे, ये हमेशा सिर्फ हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब बोलोगे सर इसमें नीड, डेयर और यूज्ड टू तो लिखा ही नहीं है, वो मार्जिनल्स होते हैं, वो भी कराऊंगा। ठीक है, मोडाल्स कराएंगे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ought to, मस्ट और वुड से
क्या क्या बातें की जाती हैं, किस किस तरीके से काम में लाए जाते हैं, किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स एग्जाम में आती हैं, वो सारी चीजें विद एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। आज के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। टाटा, बाय बाय, हर हर महादेव, बम बम शंभू।